नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन सिंह चौधरी। आप देख रहे हैं सीएम लर्नर्स। आज हम बात करने जाएंगे वैदिक पीरियड और वैदिक एज के बारे में। वैदिक एज को हम 3 लेसन्स के माध्यम से पढ़ेंगे। पहले में हम इसके परिचय, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे में पूर्व वैदिक काल, तीसरे में उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये प्राचीन भारत की श्रृंखला पसंद आ रही होगी। यदि आपने पिछली वीडियोज नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम वैदिक सभ्यता या वैदिक एज के बारे में बात करेंगे। तो वैदिक एज का जो पीरियड माना जाता है, काल माना जाता है, जो 1500 BC से 600 BC 900 साल का एक काल माना जाता है। जो वैदिक सभ्यता है वो आर्यों के द्वारा बनाई गई सभ्यता है। अब ये आर्य कौन थे? आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ या बेस्ट। अब इनकी कुछ विशेषताएं ये थी कि ये युद्ध प्रेमी थे और पितृसत्तात्मक या फिर पुरुष प्रधान समाज में रहते थे। जो ये मूल निवासी कहाँ के थे, कहाँ से आए थे ये, तो इसके बारे में इतिहासकारों में कुछ मतभेद है। लेकिन जो सबसे प्रमुख मत है वो है मैक्स म्यूलर का, जिससे सभी लगभग सारे इतिहासकार सहमत होते हैं। वो होता है कि ये मध्य एशिया के आल्पस पर्वत के पास से आए थे। अब ये आल्पस पर्वत और मध्य एशिया की बात करें तो ये कहाँ है, मैप में देखें तो ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है। जो ये तजाकिस्तान वाला पार्ट है इसको मध्य एशिया बोलते हैं। ये तजाकिस्तान वाला पार्ट है इसको मध्य एशिया बोलते हैं। और जो मैक्स म्यूलर था उसने कहा था कि ये मध्य एशिया के आल्पस पर्वत से आए थे, आल्पस पर्वत के पास से आए थे। और 2 मत और महत्वपूर्ण है, जिनमें एक है बाल गंगाधर तिलक, जिनको आप भली भांति जानते होंगे। इनका कहना था कि ये नॉर्थ पोल या फिर आर्टिक पोल्स हैं, वहाँ से आए हैं। और दयानंद सरस्वती जो एक समाज सुधारक भी थे, इनसे भी आप भली भांति परिचित होंगे। ये इनका कहना था कि ये तिब्बत से आए थे। अब ये मैक्स म्यूलर ने ये कैसे कहा कि मध्य एशिया से आए थे, इसके पीछे एक कहानी है। ये कहानी ये है कि एक ईरानी ग्रंथ है जिसका नाम है जेंदावेस्ता और ऋग्वेद। जो अपना ऋग्वेद है, 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जो सबसे पुराना वेद है वो ऋग्वेद है। उसमें और जेंदावेस्ता में कुछ कॉमन वर्ड्स थे। जो कॉमन वर्ड्स थे उनसे ये पता चलता है कि ये मध्य एशिया से होकर भारत आए थे। अब जब भारत आ गए तो भारत आने के बाद जिस प्रदेश में ये रहने लगे, जहाँ ये रहने लगे, उसको सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सप्त सैंधव प्रदेश। अब इसको सप्त सैंधव प्रदेश क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 7 नदियों से बना हुआ है, 7 नदी से घिरा हुआ है। जो 7 नदियाँ वो नदियाँ हैं सिंधु, सतलज, रावी, चेनाब, झेलम, व्यास और सरस्वती। वैदिक काल सरस्वती। तो हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि ऋग वैदिक काल, ये वैदिक एज किसका पीरियड 1500 से 600 BC माना गया है। और ये आर्यों के द्वारा बनाई गई सभ्यता या फिर आर्यों के द्वारा बनाया गया, आर्यों द्वारा संचालित काल था। इस काल में अब आर्य कौन थे? आर्यों का अर्थ होता है द बेस्ट और श्रेष्ठ। युद्ध प्रेमी थे और यहाँ पे पुरुष प्रधान समाज हुआ करते थे। जो मूल निवासी कहाँ के थे? मैक्स म्यूलर के अनुसार ये मूल निवासी थे मध्य एशिया के, जो आल्पस पर्वत के आसपास के एरिया से आए थे। अब ये पता कैसे चलता है कि मध्य एशिया से आए थे? इसका पता चलता है जेंदावेस्ता और ऋग्वेद में कुछ कॉमन वर्ड्स पाए गए थे, जिनसे पता चलता है कि ये आर्य भारत में मध्य एशिया से होकर आए थे। अब जहाँ भारत में आकर ये बसे, उसको सप्त सैंधव प्रदेश या सप्त सैंधव प्रदेश, जहाँ 7 नदियों का संगम है, 7 नदियाँ से घिरा हुआ है, उसको सिंधु, सतलज, रावी, चेनाब, झेलम, व्यास और सरस्वती। और ये सप्त सैंधव प्रदेश कहाँ है? जो सिंध नदी का किनारा है, पाकिस्तान का सिंध नदी का किनारा, ये है सप्त सैंधव प्रदेश लगभग। अब वैदिक सभ्यता को हम 2 भाग में बांटकर लगभग पढ़ते हैं, 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। तो वो है पूर्व वैदिक काल और प्री वैदिक पीरियड, और उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड। जो पूर्व वैदिक काल है उसका जो पीरियड माना जाता है वो 1500 से 1000 BC, मतलब 500 साल। शुरू के जो 500 साल हैं वो माने जाते हैं पूर्व वैदिक काल के, और बाद के जो 400 साल हैं वो माने जाते हैं
उत्तर वैदिक काल के। तो बाद के 400 साल 1000 से 600 BC के बीच का टाइम। तो जानकारी के जो स्रोत मिले हैं वो मिले हैं पूर्व वैदिक काल की को ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, क्योंकि जो इससे जानकारी के स्रोत हैं जो ऋग्वेद से मिले हैं। और कुछ पुरातात्विक स्रोत भी मिले हैं पूर्व वैदिक काल के, जिसमें गैरिक मृदभांड बोलते हैं मिट्टी के बर्तन को मृदभांड बोलते हैं। गैरिक मृदभांड, जिसको OCP और बेगोज कोई अभिलेख है, जो मध्य एशिया में एक 1400 BC में बनाया गया अभिलेख है, बेगोज कोई अभिलेख, जिसमें इंद्र, वरुण और मित्र जैसे भारतीय देवताओं का उल्लेख मिला है। ये भी एक पुरातात्विक स्रोत है। तो हमने देखा कि पूर्व वैदिक काल की जो जानकारी हुई मिलती है वो हमें कहाँ से मिलती है, ऋग्वैदिक काल से और कुछ पुरातात्विक साक्ष्य से, जिसमें था एक गैरिक मृदभांड बोलते हैं मिट्टी के बर्तन को, जिसको OCP भी बोलते हैं। और बेगोज कोई अभिलेख है जो 1400 BC में बना था, जो मध्य एशिया में स्थित है, जहाँ से वरुण, इंद्र और मित्र जैसे भारतीय भगवानों का उल्लेख मिला है। अब जो उत्तर वैदिक काल के जानकारी कहाँ से मिलती है, उत्तर वैदिक काल के जो 3 बाकी वेद हैं, जिसमें सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, इनसे मिलती है। और एक जो चित्रित धूसर मृदभांड मतलब गेरुवे रंग, चित्रित धूसर का मतलब है गेरुवे रंग का मृदभांड। गेरुआ मतलब मिट्टी का रंग जो होता है, उसके मिट्टी के बर्तन है, वहाँ से भी कुछ पुरातात्विक साक्ष्य से पता चलता है, और इसको हम PGW भी बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं चारों वेद्स के बारे में थोड़ा डिटेल में, और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पूर्व वैदिक काल। तो जिससे पहले हम पढ़ते हैं चारों वेद्स के बारे में। तो वेदों की रचना किसने की थी? वेदों की रचना आर्यों ने की थी। और जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन वेद माना गया है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना गया है। इसके संकलनकर्ता कौन होता है? संकलनकर्ता जिसने इसको जोड़ा था लास्ट में जिसने इसको संकलन किया था या फिर जोड़ा था, वो कौन थे? कृष्ण द्वैपायन और वेदव्यास जी। अब इसमें ऋग्वेद में 10 मंडल का मतलब अध्याय या चैप्टर और 1028 सूक्त मतलब मंत्र संकलन किए गए हैं, जिसमें से पहला और 10वां 10 चैप्टरों में से पहला और 10वां सबसे लास्ट में जोड़ा गया था। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला और कौन सा चैप्टर ऋग्वेद में सबसे लास्ट में जोड़े गए थे? पहला और 10वां। अब इन 10 चैप्टर में से कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट है जिनको याद रखना बहुत जरूरी है। उनमें से कौन है? तीसरा, 7वां, 9वां और 10वां। जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र के बारे में है, जो किसने लिखा था? विश्वामित्र ने लिखा था। और 7वां है आर्यों और अनार्यों के बीच जो 10 राज युद्ध का वर्णन है। जो आर्य थे और जो अनार्य थे उनके बीच 10 राज मतलब एक राजा था सुदास नाम का एक राजा था जिसने 10 राजाओं से युद्ध किया था। और वो कहाँ किया था? पुरासनी नदी, जिसको आज रावी नदी के नाम से जानते हैं आज। इसका पुराना नाम था, रावी नदी का ही पुराना नाम था पुरुषनी नदी। और 9वां मंडल से सोम देवता के बारे में वर्णन मिलता है। 10वां मंडल जो सबसे लास्ट में जोड़ा गया था, जिसमें वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसका उल्लेख या फिर इसका पहली बार उल्लेख किया गया था। अब सामवेद की बात करें तो सामवेद को संगीत का वेद भी कहा जाता है, और ये सबसे छोटा वेद है। सामवेद सबसे छोटा वेद है और इसमें स्वरों का सर्वप्रथम वर्णन किया गया था। इसमें स्वरों का सबसे पहले वर्णन किया गया था। ऋग्वेद के जो मंत्र हैं उन्हीं को, ये कोई स्पेशल नया वेद नहीं है, जो ऋग्वेद के ही कुछ मंत्र थे उन्हीं को इसको स्वर के रूप में सूचीबद्ध या फिर गाने के रूप में गाया गया है, गाने के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, उसको ऋग्वेद में लिखा गया है।
और इसको संगीत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद को संगीत का जनक भी कहा जाता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? ऋग्वेद पढ़ा। ऋग्वेद कौन सबसे प्राचीन वेद है? वेदों की रचना किसने की थी? आर्यों ने की थी। और ऋग्वेद का संकलनकर्ता कौन था? कृष्णद्वैपायन पायन और वेदव्यास जी। इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त या फिर मंत्र हैं। 1 व 10 सबसे लास्ट में जोड़े गए थे 10 मंडलों में से, और 10 मंडलों में से 4 मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें तीसरा, 7वां, 9वां और 10वां है। जो तीसरा है वो है गायत्री मंत्र, जिसमें गायत्री मंत्र के बारे में लिखा है, उसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। और 7वां मंडल है जिसमें आर्यों अनार्यों के बीच 10 राज युद्ध, सुदास नाम का एक राजा था जिसने 10 राजाओं से युद्ध किया था। और वो युद्ध कहाँ किया था? पुरुषनी नदी, जिसका आज करंट नाम रावी नदी है। और 9वां मंडल जिसमें सोम देवता के बारे में बताया गया है। 10वां मंडल जिसमें पहली बार वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के बारे में जानकारी पहली बार मिलती है। सामवेद जिसको संगीत का वेद भी कहा गया है, और ये सबसे छोटा वेद है। स्वरों का सर्वप्रथम वर्णन इसी वेद में किया गया था। सबसे पहले वर्णन इसी में किया गया था। और ऋग्वेद के जितने भी मंत्र हैं उसको स्वरबद्ध करके सामवेद में लिखा गया है। और सामवेद को संगीत का जनक भी कहा जाता है। अब बात आती है यजुर्वेद की। यजुर्वेद के बारे में लिखा है, यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया। यज्ञ की विधि, जो यज्ञ वगैरह करते हैं उसकी विधियों का वर्णन करते हैं। इसमें गद्य और पद्य। अब गद्य और पद्य आपने हिंदी व्याकरण पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। गद्य होता है जिसमें कहानियां, निबंध और वो लिखा जाता है, कहानियां, निबंध और पद्य में कविता, श्लोक वगैरह लिखे जाते हैं। वो इसमें दोनों गद्य और पद्य दोनों में पहली बार वर्णन मिला है यजुर्वेद में। और अथर्ववेद है जो सबसे सर्वश्रेष्ठ वेद माना गया है। अथर्ववेद को सबसे सर्वश्रेष्ठ वेद माना गया है। और इसमें जादू टोना और सामाजिक जीवन जैसे विवाह, अंतिम संस्कार, जन्म आदि के बारे में लिखा गया है। और सबसे बाद का लिखा गया वेद भी ये अथर्ववेद भी है। तो यजुर्वेद और अथर्ववेद को दोबारा देख लेते हैं हम। यजुर्वेद क्या है? यज्ञ की विधियों का वर्णन है इसमें। और इसमें गद्य और पद्य का दोनों का पहली बार वर्णन किया गया था। और गद्य और पद्य मैंने बताया, गद्य जिसमें कहानी, जिस कहानियां वगैरह लिखी जाती है उसको गद्य बोलते हैं। और पद्य जिसमें कविताएं, श्लोक वगैरह लिखे जाते हैं उसको पद्य बोलते हैं। और अथर्ववेद में जादू टोना और सामाजिक जीवन संबंध जैसे विवाह, अंतिम संस्कार, जीवन मरण इनकी आदि के बारे में लिखा गया है। और सबसे बाद का लिखा गया वेद भी यही है और इसको सर्वश्रेष्ठ वेद माना गया है। अब हम बात करेंगे एक सारणी बना के जिसमें हम कुछ वेद, अब ये मैंने एक सारणी बनाई है जिसमें लिखे हैं वेद, आद्यता, उपवेद, उपनिषद और अरण्य। पहले ये सब का अर्थ देख लेते हैं। आद्यता क्या होता है? वेद का जो उच्चारण करते थे उनका जो नाम होता था उसको बोलते हैं आद्यता। और उपवेद जो वेद के सब पार्ट्स होते थे, सब पार्ट्स जिसमें वेद्स को सब पार्ट्स भी होते थे उनको उपवेद बोलते हैं। और उपनिषद होते हैं जो वेद्स होते हैं उनमें ही कुछ उपनिषद होते हैं। उपवेदों में कुछ उपनिषद होते हैं जिसमें परमात्मा और आत्मा के मिलन के बारे में लिखा गया है। और आरण्यक है जो ब्राह्मण ग्रंथ भी बोलते हैं, जिसको आरण्यक को ब्राह्मण ग्रंथ भी बोलते हैं। तो ऋग्वेद को आद्यता को क्या बोलते हैं? होत्र। ऋग्वेद के आद्यता को क्या बोलते हैं? होत्र। और सामवेद का आद्यता को क्या बोलते हैं? उद्गाता। और यजुर्वेद के अधर्व्यू और अथर्ववेद के ब्रह्मा। अब ऋग्वेद के उपनिषद की बात करें तो ऋग्वेद का उपनिषद है आयुर्वेद ऋग्वेद का ही पार्ट है। सामवेद का गंधर्ववेद सामवेद का पार्ट है। धनुर्वेद यजुर्वेद का पार्ट है। और शिल्पवेद अथर्ववेद का पार्ट है। अब ऋग्वेद के कुछ उपनिषद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के कुछ उपनिषदों की बात करें तो ऋग्वेद के उपनिषद 2 हैं, ऐतरेय और कौस्तिकी। और सामवेद के केन, छांदोग्य। और यजुर्वेद के तैत्तिरीय और मैत्राणी। और अथर्ववेद के मांडुक्य और प्रश्नमंडल। और आरण्यक जिसको ब्राह्मण ग्रंथ भी बोलते हैं वो है ऋग्वेद का ऐतरेय और
कौस्तिकी, जो उपनिषद और आरण्यक दोनों सेम हैं, ऐतरेय और कौस्तिकी। और सामवेद के जैमिनीय और छांदोग्य। अब छांदोग्य इसका उपनिषद भी है और आरण्यक भी है। और यजुर्वेद का तैत्तिरीय और सपत्र, और अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पूर्व वैदिक काल के बारे में। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।